Hello dear students, welcome to AC Plus digital platform of advanced engineering classes. SSC JEE, RRB JEE और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE JEE एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन शुरू किया जिसका नाम है आगाज, और ये आगाज था आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने का। इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है, 4 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है। क्लियर, 5th सेशन हम लेने जा रहे हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम शुरू किए क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग शुरू किया, उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट के सेशन में किए, 4 सेशंस हो चुके हैं। 5th सेशन अगर नहीं देखा है तो आप पुराने सेशंस देख के आइएगा, आपको एक रिलेशन एक सीक्वेंस में पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। आपको क्या करना है, उठकर बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो मेहनत करनी ही करनी है, जो मैं लिखाता जाऊं उसको एक्स्ट्रा आपकी कॉपी में लिखते जाइए। और क्या करना है, लास्ट में जब ये कॉपी बन जाएगी तो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के मैं करा चुका हूं, 15th क्या, द ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ एन इरिगेशन कैनाल इज 60,000 हेक्टेयर। तो ग्रॉस कमांड एरिया GCA, ग्रॉस कमांड एरिया कितना दिया है सर, 60,000 हेक्टेयर आपको दे रखा है। ओके, नाउ आउट ऑफ विच 80% इज कल्चरेबल कमांड एरिया। तो CCA कितना है आपके पास, 80%, दैट इज 0.8 टाइम्स ऑफ GCA। यस, 60,000 हेक्टेयर। क्लियर, ओके, ये आपके पास है। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 48,000 हेक्टेयर आपके पास क्या है, कल्चरेबल कमांड एरिया है। आगे पढ़ो, द कैनाल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर राबी सीजन 60%, मतलब कैनाल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहां पर सर, राबी सीजन में कितनी है, राबी सीजन में 60% है, मतलब कितना एरिया इरिगेट होगा, 0.6 टाइम्स ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया इरिगेट होगा, CCA इरिगेट होगा किसमें, राबी सीजन में। ओके, एंड द खरीफ सीजन में 30%। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन खरीफ सीजन मतलब कितना एरिया इरिगेट होगा, कल्चरेबल कमांड एरिया का 0.3 टाइम्स ऑफ CCA इरिगेट होगा किसमें, खरीफ सीजन में। क्लियर बात, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, द क्रॉप रेशियो बताइए, क्रॉप रेशियो क्या होगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन के अप्रोच पर जाते हैं। क्रॉप रेशियो क्या होता है सर, क्रॉप रेशियो होता है आपका एरिया इरिगेटेड इन खरीफ सीजन डिवाइडेड बाय एरिया इरिगेटेड इन रबी सीजन। तो कल्चरेबल कमांड एरिया CCA इन खरीफ सीजन ओके, डिवाइडेड बाय कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल ये कैसा कल्चरेबल है, CCA कल्चरेबल कमांड एरिया और एरिया इरिगेटेड इन राबी सीजन। क्लियर, ये होता है आपका। कई जगह आपको उल्टा भी दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज एक बार याद करो, खरीफ अपॉन राबी ही क्रॉप रेशियो होता है। क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है आपको, बस वैल्यू पुट करना है। मैंने क्या बताया, कल्चरेबल कमांड एरिया या फिर इंटेंसिटी, आप ऐसे लिखाना आपने, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, रुको, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन राबी सीजन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन खरीफ सीजन ओके, डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन राबी सीजन। ऐसे भी लिख सकते हो आप। हमें तो टोटल वो एरिया की जरूरत है जो खरीफ में इरिगेट हो रहा है, डिवाइडेड बाय वो एरिया जो राबी क्रॉप के लिए इरिगेट हो रहा है, इसकी जरूरत है। तो हमने देखा कितना आएगा ये, 0.6 इंटू CCA डिवाइडेड बाय उल्टा लिख दिया। खरीफ का कितना था, 0.3 था। क्लियर, तो 0.3 टाइम्स ऑफ CCA डिवाइडेड बाय 0.6 टाइम्स ऑफ CCA। अब यहां पर मल्टीप्लाई करते मत बैठना इसको लिख के, ये भी मैंने आपको बस बता दिया, करोगे तो टाइम वेस्ट, क्योंकि CCA कट जाएगा। ये कब पता चलेगा, जब आपको आपके प्रॉब्लम की अप्रोच पता होगी कि हमें क्रॉप रेशियो निकालना ऐसे निकलता है, तो आप मल्टीप्लाई करते बैठोगे भी नहीं, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर CCA तो एंजॉय हो गया, ये आ गया आंसर 0.5। क्लियर है, तो क्रॉप रेशियो आ गया 0.5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आती है बात। तो हमेशा खरीफ अपॉन राबी ही क्या होगा आपका, CKR, ऐसे याद कर लो, CKR खरीफ अपॉन राबी क्या हो जाएगा आपका, क्रॉप रेशियो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, अ क्रॉप हैविंग अ बेस पीरियड ऑफ 120 डेज। ठीक है, बेस पीरियड क्रॉप का लिख लो, कितना दिया है बेस पीरियड सर, बेस पीरियड दिया है 120 डेज, हमें बेस पीरियड दे दिया। क्लियर, ओके,
अब देखो क्या बोल रहा है, रिक्वायर्स द फॉलोइंग डेप्थ ऑफ वाटर एप्लीकेशन इन द प्लांटिंग स्टेज। प्लांटिंग स्टेज में पानी लग रहा है, वेजिटेशन स्टेज में लग रहा है, फ्लावरिंग स्टेज में लग रहा है और मैच्योरिटी स्टेज में लग रहा है। मतलब टोटल डेल्टा हमें निकालना पड़ेगा छोटा छोटा अमाउंट में। उसने क्या किया, इसके क्लासिफाई कर दिया कि इस टाइम पे इतना पानी, इस टाइम पर इतना, इस टाइम पर इतना। तो हमें टोटल डेल्टा कैसे निकालोगे, बस यही कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए सवाल लेके आया हूं। 20 प्लस 32 प्लस 25 और प्लस कितना, प्लस 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसको जोड़ दो, जोड़ो कितना आएगा, एक मिनट कैलसी उठाता हूं, प्लस 25 प्लस 13। क्लियर? ठीक है, आपको ये ऐसे ही करना है, जल्दी टाइम आपका खराब ना हो, इसलिए मैं अभी कैलसी यूज कर रहा हूं, अदरवाइज आपको मैनुअल ही कैलकुलेशन करनी है। क्लियर? ओके बाद ओके, उसके बाद क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर इन हेक्टेयर क्यूबिक। ड्यूटी आपसे पूछ रहा है, तो अब तो ये सिंपल हो गया। ड्यूटी आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा सर, 864 बी बाय डेल्टा, ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा को इधर पहुंचा दिया, ड्यूटी को इधर पहुंचा दिया, ये तो हमने याद किया है। क्लियर है? ठीक है, ओके। नाउ अब क्या, अब बस वैल्यू पुट करनी है क्या, 864 क्यों लिया, क्योंकि डेल्टा सेंटीमीटर में हमें दिया है, मीटर में होता तो 8.64 में कर देते हम। तो ये देखो 120 बी डेज में ही पुट होगा, डेल्टा सेंटीमीटर में 90। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, इसको सॉल्व किया आपने कितना, ये आया 1152। कितना आया, 1152। क्लियर? 1152। यूनिट क्या है आपके पास, हेक्टेयर पर क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्चार्ज कैपेसिटी। क्या पूछा है यहाँ पर उसने, डिस्चार्ज कैपेसिटी, ये हाईलाइट करो। ये मैं क्वेश्चन ही लाया हूं कि इस वर्ड से आपको फेमिलियर होना है, कैसे इसको अप्रोच करना है इस सवाल को। What is the discharge capacity required at the outlet to irrigate 2200 hectares? ये एरिया दे दिया ऑफ सुगरकेन हैविंग अ कोर डेप्थ ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड अ कोर पीरियड ऑफ 27 डेज। क्लियर? तो अभी आपको डिस्चार्ज कैपेसिटी बोल रहा है, तो डिस्चार्ज कैपेसिटी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड या क्यूबिक। लेकिन आप यहां पर देखो, इन्होंने जो आपको ऑप्शंस दिए हैं वो हेक्टेयर पर क्यूबिक दिए हैं, तो यहां पर वो क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज कैपेसिटी से इस क्वेश्चन में उसका मतलब है कि ड्यूटी निकाल के दो, मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकंड में कितना हेक्टेयर एरिया इरिगेट होगा, वो यहां पर डिस्चार्ज कैपेसिटी बता रहा है। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में जो यूनिट दिए उस हिसाब से अप्रोच करना पड़ेगा यहां पर डिस्चार्ज कैपेसिटी को। क्लियर? तो बस अब तो सिंपल है, क्या आपको उसने एरिया दे दिया, एरिया कितना दे दिया, एरिया दे दिया आपके पास कितना, 2200 हेक्टेयर। क्लियर है? ओके। ऑफ सुगरकेन का है हैविंग अ कोर डेप्थ डेल्टा से मैं लिख दिया कितना है, 16 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके। कोर पीरियड में 20 लिख दे रहा हूं यहां पर 27 डेज, क्योंकि हम यही नोटेशन तो पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? ओके। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, तो निकाल दो। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 864 बी बाय डी, तो डी यहां से यहां ले आए। 864 बी कितना है आपके पास, 27 डिवाइडेड बाय डेल्टा कितना है, डेल्टा नीचे आया इज इक्वल 16। ठीक है, तो चलो करो कितना आएगा, ये आएगा आपका 864 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल्स टू 1458। तो क्या 1458 क्यूमेक। तो डिस्चार्ज क्यूमेक नहीं, हेक्टेयर पर क्यूमेक, यही तो पूछ रहा है। तो कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको डिस्चार्ज कैपेसिटी ड्यूटी के फॉर्म में पूछा, कहां से कैसे पता चला, हमें पता चला यूनिट से। एक सवाल और मैं ऐसे ही कराऊंगा जिसमें कंफ्यूजन था, इसलिए लेके आया हूं। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच अ क्रॉप रिमेन्स इन अ फील्ड इज नोन एज क्रॉप पीरियड। द क्रॉप पीरियड इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेज बिटवीन क्रॉप पीरियड बताना है। तो क्या मैंने आपको बताया था, पूरा बताया था क्या, देखो एक बार और देख लो फटाफट। ये देखो, जब आपने सीड को यहाँ पर सो किया और इस टाइम पर जो पानी डाला, और यहाँ पर क्या जब क्रॉप को कट किया, यहाँ पर जो क्रॉप कट करने के जस्ट पहले जो पानी डाला था, इन दोनों पानी के बीच का टाइम कहलाता है क्रॉप पीरियड। क्या कहलाता है, क्रॉप पीरियड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, एक मिनट रुको। ये क्या कहलाता है, क्रॉप पीरियड। क्लियर? सोइंग से फिर उसके बाद क्या, फर्स्ट वाटरिंग। एक मिनट रुको, इसको ऐसे नहीं ऐसे समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, 2 मिनट रुको।
ये ग्राउंड प्रिपेयर करने के पहले से जब आपने पानी डाला यहाँ पर इसको बोला हमने क्या, क्रॉप पीरियड। अब आपने क्या, सीडिंग कर दी, यहाँ पर सीडिंग कर दी, तो और जो फर्स्ट वाटरिंग क्या, फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक, एक मिनट को, इसको आप इधर कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे नहीं, ऐसे समझो। सोइंग से हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम था, ये सोइंग से हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम था उसको बोला क्रॉप पीरियड, और फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक का टाइम था उसको क्या बोला हमने सर, बेस पीरियड उसको बोला। क्रॉप पीरियड हमेशा ज्यादा रहेगा बेस पीरियड से, ये भी हमने समझा था। तो सोइंग से कहां तक डाला आपने, सोइंग से आपने कहां तक, हार्वेस्टिंग तक का जो टोटल टाइम पीरियड वो कहलाए क्रॉप पीरियड। पहली वाटरिंग से, ये देखो इसको सोइंग को यहां कर लो आप, ठीक है, सोइंग से आपने हार्वेस्टिंग तक क्या डाला आपने, उसको बोला क्रॉप पीरियड। पहली वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक उसको बोला बेस पीरियड। क्लियर है बात, चलो ठीक है, आगे हम क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्रॉप पीरियड क्या, सोइंग एंड द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप। सोइंग और लास्ट वाटरिंग के बीच का क्रॉप पीरियड है क्या, क्रॉप पीरियड के रिस्पेक्ट में पढ़ना है हमें। सोइंग एंड द लास्ट वाटरिंग नहीं, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग के बीच में है। सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप, यस, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सी क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ लैंड एंड सोइंग, नहीं, प्रिपरेशन ऑफ लैंड के बीच का नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ लैंड एंड द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, गलत, ये भी गलत है। तो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का टाइम पीरियड क्या, क्रॉप पीरियड। फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग के बीच का टाइम पीरियड क्या, बेस पीरियड। याद रहेगा, क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। नाउ सोइंग एंड द, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड डिस्चार्ज कैपेसिटी, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड डिस्चार्ज कैपेसिटी। देखो फिर से वही सवाल आ गया, यही मुझे बताना था। देखो कैसे, ये देखो डिस्चार्ज कैपेसिटी के बारे में फिर पूछ रहा है, देखो कैसे करना है। एट द आउटलेट ऑफ इरिगेट ऑफ अ क्रॉप विथ फॉलोइंग, ये सब आपको दिया हुआ है। लेकिन यहाँ जब आप देखोगे डिस्चार्ज कैपेसिटी की यूनिट क्या दी हुई है आपके पास, डिस्चार्ज कैपेसिटी की यूनिट दी हुई है मीटर क्यूब पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ पर आंसर, यहाँ रियल में आपको डिस्चार्ज निकाल के देना है। तो आपने क्या पढ़ा है सर, आपने पढ़ा है क्यू नहीं, आपने पढ़ा है डेल्टा इज इक्वल्स टू 864 बी बाई डी, ये होता है, क्लियर। डेल्टा की यूनिट होता है सेंटीमीटर, 864 बी की यूनिट आप लिखते हो डेज में, बी किस में लिखते हो सर, डेज में। इसको थोड़ा और शिफ्ट करता हूं मैं, एक मिनट को। बी लिखते हो आप किस में, डेज में, क्लियर, डेज में लिखा, क्लियर, डिवाइडेड बाय डी। ड्यूटी किस में लिखते हो आप, ड्यूटी आप लिखते हो हेक्टेयर पर क्यूबिक, इसमें ही तो ड्यूटी लिखी जाती है, क्लियर। अब वो क्यूबिक में मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड में पूछ रहा है, क्यूबिक क्या है, क्यूबिक ही तो मीटर क्यूब पर सेकंड है, इसमें ही वो पूछ रहा है आपसे, क्लियर, ठीक है। मीटर क्यूब पर सेकंड में आपसे पूछ रहा है, तो देखो इसको सॉल्व करो। तो आपको क्या दी गई है, वैल्यूज क्या दी गई, ये लिख लो। डेल्टा कोर डेप्थ 34.56 सेंटीमीटर, 34.56 सेंटीमीटर दी हुई है, क्लियर। डेज, कोर पीरियड कितना दिया है, 60 डेज दिया हुआ है, ओके। एरिया कितना दिया है हेक्टेयर में, ऊपर की ये बात ये दी हुई है 3000 हेक्टेयर, ये एरिया दिया हुआ है, क्लियर। क्यूमेक आपको निकालना है, क्यूमेक ही तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय क्यू लिख दूं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। एरिया बाय क्यू, यही तो हमारे पास क्या था, ड्यूटी थी। तो ये हेक्टेयर क्या है, एरिया अपन क्यूमेक लिख दिया। आप क्यू चाहिए निकाल लो, इसको क्यू ऊपर गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू, क्यू सबसे ऊपर गया 34.56 डिवाइडेड बाय इनटू करो पहले 3000 हेक्टेयर को कर दो 10 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय कितना 864 इनटू 60 डेज, क्लियर। आप इसको सॉल्व करो इसको, चलो 34.56 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 864 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल, सॉरी ये तो हेक्टेयर में ही आता है ना, ये तो हेक्टेयर में ही जाता है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 मीटर क्यूब पर सेकंड, क्लियर आ गया, 2 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात समझ में आई। यहाँ पर मीटर क्यूब पर सेकंड में डिस्चार्ज कैपेसिटी बतानी थी, कैसे पता चला, ऑप्शन से पता चला। डिस्चार्ज कैपेसिटी एक्चुअली होता क्यू ही है, उधर पे 1 मीटर क्यूब पर सेकंड में कितना एरिया इरिगेट करना था वैसे ले लिया था, तो इसलिए ड्यूटी निकाल के दी लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर डिस्चार्ज कैपेसिटी निकाल के दिया, समझ में आ रही है बात, कंफ्यूज नहीं होना है कैसे आप यूनिट से जाओगे। चलो आगे बढ़ो। अब देखो क्या कि चूज द करेक्ट नेम ऑफ द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग विथ
द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, सही टर्मिनोलॉजी बतानी है इस डिस्क्रिप्शन के लिए, क्या, द होल पीरियड ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम द टाइम व्हेन इरिगेशन वाटर इज फर्स्ट अप्लाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांटिंग टू प्लांटिंग द क्रॉप, क्रॉप प्लांट करने के जस्ट पहले जो इरिगेशन वाटर दिया, टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, तो पहली वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग, पहली हार्वेस्टिंग के पहले जो लास्ट वाटरिंग है उस तक के टाइम पीरियड को हम बेस पीरियड बोलते हैं। यही तो अभी हमने देखा था, फर्स्ट वाटरिंग क्या, टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग टू क्या, लास्ट वाटरिंग क्या कहलाता है सर, यही तो बेस पीरियड कहलाता है। यही क्या कहलाता है, यही तो बेस पीरियड कहलाता है। और क्या, टाइम बिटवीन सोइंग टू क्या, इसको बेस पीरियड के ऊपर लिख दूं क्या, हाँ रुको, ये क्या कहलाता है सर, बेस पीरियड। टाइम बिटवीन सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यही तो आपने अभी याद कराया है सर, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्रॉप पीरियड। कोर वाटरिंग क्या, कोर डेप्थ क्या कहलाती है, जब फ्यू सेंटीमीटर हाई हो जाए क्रॉप, उस टाइम पर जो आपने मैक्सिमम वाटर दिया है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर दिया है, फ्यू सेंटीमीटर जो हाई हुई है उस टाइम पर जो आपने मैक्सिमम वाटर दिया उसको बोला कोर डेप्थ, जितने टाइम के लिए वो पानी दिया उसको बोल दिया कोर पीरियड। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ तो आंसर हो गया बेस पीरियड। ओके चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, इरिगेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, सॉइल पर डिपेंड करती है क्या, हाँ सर। क्रॉप पर डिपेंड करती है, हाँ सर। फर्टिलाइजर, नहीं फर्टिलाइजर पर डिपेंड नहीं करती। सॉइल, क्रॉप बट नॉट क्लाइमेट, क्लाइमेट पर भी तो डिपेंड करती है, ये तो गलत। सॉइल, क्रॉप एंड क्लाइमेट, यस। सॉइल एंड क्रॉप ओनली, गलत। क्लाइमेट पर भी डिपेंड करती है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये तो हो गया आंसर। कैसे और क्यों, देखो समझते हैं। इरिगेशन आपको देना है, इरिगेशन मतलब क्या, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इरिगेशन है, ठीक है। जैसे जैसे सॉइल को पानी की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे आप पानी दोगे, जैसे जैसे क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप पानी दोगे, और जिस क्लाइमेट में आप हो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी आप पानी दोगे, ये बात समझ में आती है। सॉइल क्या है, सॉइल अगर आपकी परमिएबल है, सॉइल परमिएबल का मतलब क्या, साइज ऑफ वॉइड बड़े बड़े हैं जिससे पानी का एवेपोरेशन इजी हो पा रहा है। क्लियर, कैसे, ऐसे समझो, ऐसे समझो, आपके पास ये था ग्राउंड लेवल, ये क्या है ग्राउंड लेवल। क्लियर है, आपने बोला कि कैसे साइज हैं आपके, साइज ऑफ वॉइड बड़े बड़े हैं और परमिएबल सॉइल है, ये आपकी परमिएबल सॉइल हो गई। क्लियर, परमिएबल सॉइल में दो चीजें होंगी, एक तो इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, और यहां पर अगर पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, क्योंकि परमिएबल सॉइल है, यहां पर साइज ऑफ वॉइड ज्यादा तो वाटर ज्यादा है। लेकिन क्या होगा इसमें से सर, एवेपोरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवेपोरेशन जल्दी होता है परमिएबल सॉइल में। और दूसरी चीजें क्या भी होती हैं सर, इधर जो आपने पानी गिर रहा है, जो रेन वाटर है वहां से, या फिर आप जो पानी दे रहे हो वो इनफिल्ट्रेट भी जल्दी होता है। तो क्या होता है सर, इनफिल्ट्रेशन भी ज्यादा होता है, इनफिल्ट्रेशन भी ज्यादा हो गया। तो जो रूट्स थी उसमें जो पानी जाना था वो तो कम, इसलिए इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट क्या ज्यादा। तो कैसे बोल लोगे आप, परमेबिलिटी सॉइल की अगर परमेबिलिटी ज्यादा तो इरिगेशन क्या आपको ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कंजप्टिव यूज ज्यादा हो रहा है। क्योंकि कंजप्टिव यूज ज्यादा क्यों हो रहा है सर, एवेपो ट्रांसपिरेशन, यही तो एवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है। क्लियर बात, ओके। अभी क्या, टाइप ऑफ क्रॉप, फॉर एग्जांपल आपने ऐसी क्रॉप ली जिसकी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ज्यादा, जैसे राइस की बात करें, राइस में पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा तो इरिगेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वीट की रिक्वायरमेंट पानी उससे किसके, राइस के कंपैरिजन में कम है, ठीक है, किसकी, पानी की। तो वीट में आपको क्या, गेहूं में आपको पानी कम देना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है, इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी टाइप ऑफ क्रॉप पर भी डिपेंड कर रही, ठीक है। क्लाइमेट, अगर आपका ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड मतलब क्या, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड फिल्ड विथ वाटर, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। कितना परसेंट एयर वॉइड का पानी के जो वेपर्स हैं उससे फिल्ड है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिड है तो जो इवेपोरेशन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्या, हाँ, क्योंकि इवेपोरेशन में जो पानी इवेपोरेट होके जा रहा है वो एयर के वॉइड को तो फिल ही कर रहा था, लेकिन उधर ऑलरेडी है पानी, क्यों, ह्यूमिड है। क्लाइमेट कैसा, अभी ह्यूमिड है,
तो आप क्या करोगे सर, वहां पर जो एवेपोरेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि पानी है ही नहीं, पानी ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर के वॉइड में क्योंकि ह्यूमिड है, तो एवेपोरेशन कम, तो आपको इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि कम पानी से इरिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेपोरेशन हो ही नहीं रहा, मतलब कंजप्टिव यूज हो ही नहीं रहा। तो इसलिए आपको क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है क्या, इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात, तीनों बात समझ में आ गई होगी। एक चीज और होती है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपकी ऐसी अंडुलर टोपोग्राफी होती और या फिर प्लेन टोपोग्राफी होती, दो टाइप की टोपोग्राफी बताई मैंने, आपका ये प्लेन सरफेस है या फिर आपका ऐसा 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 अंडुलर सरफेस है। आप एक बात बताओ, एवेपोरेशन किस सरफेस से, एवेपोरेशन किस सरफेस से ज्यादा होगा? सर प्लेन सरफेस में ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है तो ये एवेपोरेशन यहां से ज्यादा होगा। अंडुलेटेड सरफेस में क्या एवेपोरेशन कम, तो इस जगह पे आपको इरिगेशन ज्यादा और अंडुलेटेड सरफेसेस में इरिगेशन कम करनी पड़ेगी। ये बात भी हमें समझ आती, तो टोपोग्राफी पे भी ये डिपेंड करता है। क्लियर, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? साउथ वेस्टर्न मॉनसून सीजन दैट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स सच एज राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ग्राउंड नट, कॉटन इज ऑल्सो नोन एज। इसको क्या बोलते हो जब आप राइस, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट बोल रहे हो अगर इधर क्या कहते हैं आपकी क्रॉप फील्ड में, तो उसको क्या बोलते हो? खरीफ सीजन हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? खरीफ सीजन बोलते हैं। कितने टाइप के सीजन हमने पढ़े सर? टाइप्स ऑफ सीजन। एक होता है क्या आपका खरीफ सीजन। क्या खरीफ सीजन लिख लो, अगर नहीं पता है तो एक जगह लिख लो, सारी चीजें लिखा देता हूं। खरीफ सीजन कहां से कहां तक होता है? खरीफ वर्ड कहां से आया? ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? ऑटम। ऑटम मतलब ये शरद ऋतु में इसकी फसल काटी गई, इसको लिए इसको बोला गया ऑटम। ये हम जानते हैं, ये खरीफ अरबी भाषा से आया। कब से कब तक होता है सर? ये होता है जून से होता है सितंबर तक, जून से सितंबर तक ये होता है। और क्या क्या उगाया जाएगा इसमें? ये सब लिखा है, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, कोकोनट, राइस, मेज, ये सब खरीफ की फसलें हैं। क्लियर, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या आपके पास आया? दूसरा होता है सर राबी सीजन। कौन सा? राबी सीजन। राबी सीजन इसको कैसे याद रखो, ऐसे इसको कैसे याद रखें सर? राबी, ठंड में धूप में हम ज्यादा बैठते हैं। राबी, रबी को भी क्या बोलते हैं? सूर्य। तो मतलब ठंड में बोई जाने वाली फसलों को क्या बोलते हैं हम? राबी सीजन। ऐसे याद रख लो। राबी भी क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है, अरब देश से आया। इसका मतलब क्या होता है? इसका जो ऐसी फसलें जो स्प्रिंग के टाइम पे काटी जाए, मतलब ऑटम, फरवरी, मार्च के महीने में जो कटनी इसकी चालू हो जाए, हार्वेस्टिंग चालू हो जाए, तो स्प्रिंग मतलब क्या? बसंत ऋतु में कटनी चालू हुई, इसलिए इसको बोला राबी। क्लियर है, इसको बोला राबी या स्प्रिंग सीजन में कहलाता है। इसमें क्या इसका टाइम पीरियड क्या है सर? इसका टाइम पीरियड है क्या? अक्टूबर नवंबर दोनों आ सकता है। यहां से आपकी सोइंग चालू होगी, बोनी चालू होगी, और हार्वेस्टिंग कहां तक जाएगी आपकी? ये मार्च तक। क्लियर है, ये हो गया मार्च। क्लियर, ये भी। इसमें कौन कौन सी फसलें जाएंगी इसमें? जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो। क्या एग्जांपल कौन कौन से इसमें लिखो? वीट हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब इसमें जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा सीजन आता है सर? नेक्स्ट सीजन है जैद। क्या? जैद सीजन। क्लियर है, ये कहां से कहां तक सर? ये अप्रैल से जून तक। कहां तक? अप्रैल से जून तक रहता है जैद सीजन। क्लियर है, तो एक जगह लिख लो, सारी चीजें एक जगह आप लिख लो। अप्रैल से जून तक ये सीजन रहता है। ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, क्या एग्जांपल इसमें क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसमें क्या लगाओगे इस सीजन में? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप लगाओगे। एक सीजन और नोट डाउन करो। क्या सर? फोर्थ है पेरेनियल सीजन, मतलब वार्षिक फसलें। पेरिनियल का मतलब क्या होता है? वार्षिक, मतलब पूरे साल लगी रहने वाली फसलें, वार्षिक फसलें हो जाएंगी ये। क्या? पेरिनियल सीजन। एग्जाम्पल क्या? जैसे शुगर केन। पेरिनियल का शब्द अगर हिंदी में पता है तो बन जाएगा। क्या? जैसे वार्षिक, जो पूरे साल ये फसलें लगी रहे उसको बोलते हैं हम वो पेरिनियल क्रॉप्स या फिर पेरिनियल सीजन, शुगर केन। क्लियर है, एग्जाम्पल हो गया। ये एक जगह लिख लो, पूछा जाता है, यही सब पूछा जाएगा, कौन सा सीजन, कौन से मंथ में ये सीजन आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 23, कंजप्टिव यूज ऑफ अ क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ इज द अमाउंट ऑफ। जो कंजर्वेटिव यूज में कौन कौन सा क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं?
तो कंजप्टिव यूज मतलब क्या, एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों चीजें होती हैं। एवेपोरेशन मतलब जो सॉइल से वाटर का वेपराइजेशन हो जाना, उसको बोलते हैं एवेपोरेशन। और जो लीव्स, जो प्लांट की लीव्स, पत्तियां रहती हैं, उसमें भी पानी प्रेजेंट है, वहां से पानी का क्या हो जाना सर, वहां से पानी का एवेपोरेशन हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? तो इसको बोला एवेपो ट्रांसपिरेशन भी बोला जाता है। तो कंजप्टिव यूज को और क्या बोल सकते हैं सर, एवेपो ट्रांसपिरेशन में जो पानी लग रहा है वो है हमारा कंजप्टिव यूज। तो ये देखो क्या, एवेपोरेशन इंटरसेप्शन नहीं, ये कुछ नहीं होता। एवेपोरेशन यस, ट्रांसपिरेशन यस, बोथ, ये अप्रोप्रिएट आंसर है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात? ओके। कंजप्टिव यूज कैसे निकाल सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। क्या कंजप्टिव यूज निकालने का फॉर्मूला बता दो सर। तो पहला सर होता है क्या, ब्लेनी-क्रिडल इक्वेशन। ब्लेनी-क्रिडल इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। क्या होती है सर, ये कंजप्टिव यूज देता है किसमें, एमएम में, और एक मंथ की, पर मंथ के हिसाब से देता है कंजप्टिव यूज। क्लियर? ठीक है। ये क्या होता है, के इंटू स्मॉल पी बाय 40, स्मॉल पी बाय 40, 1.8 टाइम्स ऑफ टी। टी यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में रहेगा। क्लियर है? प्लस 32। क्लियर है? अगर फ़ारेनहाइट में दे देता, अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे देता तो क्या हो जाता, केपी इंटू टी, डिग्री फ़ारेनहाइट में रख दो टेम्परेचर, बाय 40। क्लियर है? ओके। इधर के क्या है, ये क्रॉप फैक्टर है, डिफरेंट टोपोग्राफी पर क्रॉप पर डिपेंड करेगा। पी क्या है सर, ये वो है जो सनसेट टाइम है, मतलब सन टाइम है, कि जिस ऐसा मंथ जिसमें परसेंटेज ऑफ सन पूरे साल के रिस्पेक्ट में कितना रहा, मतलब धूप कितने, एक महीना में कितने परसेंटेज धूप रही पूरे साल के रिस्पेक्ट में। तो ये बोला पी। ठीक है? और ये टी टेम्परेचर बता दिया। आप दूसरा क्या, दूसरा आप क्लास ए पेन मेथड से भी निकाल सकते हो। क्या, एवेपो ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? ये सब आप पढ़ लेना, क्लास ए पेन और ब्लेनी-क्रिडल के बारे में भी आप पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन वाराबंदी सिस्टम इज नोन हाउ मेनी टायर ऑपरेशन। तो वाराबंदी क्या है, वाराबंदी सिस्टम क्या है, देखो वाराबंदी क्या है, एक मिनट बताता हूं मैं। तो वाराबंदी है एक वर्ड, ये कहां से आया, ये वर्ड आया, ये आया वारा, ठीक है, और ये आया बंदी, ये भी अरेबिक वर्ड है। ठीक है? वारा का मतलब होता है टर्न, और बंदी का मतलब होता है फिक्स्ड। इसका मतलब क्या, एक अमाउंट ऑफ वाटर कितना किसान को देना है और कितने टर्न बाय टर्न देना है, ये फिक्स कर दिया गया। इस सिस्टम को बोला गया वाराबंदी सिस्टम। अब जो डिस्ट्रीब्यूटरी और कहां तक, वाटर कोर्स तक जो पानी आना है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रही। तो एक टीयर तो हो गया स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है? क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट। और वाटर कोर्स के बाद जब फील्ड पर पानी पहुंच गया, उसको कौन मैनेज करेगा, उसको सर फार्मर ही मैनेज करता है। तो ये हो गया टीयर 2। तो वाराबंदी सिस्टम इज 2 टीयर सिस्टम। वाराबंदी सिस्टम क्या है, 2 टीयर सिस्टम है। और मैंने पूरा क्या किया, वाराबंदी का पोस्टमार्टम देखो, क्या मैंने सब कुछ आपको लिख के दे दिया, आपको दिख रहा होगा। यस, क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाँ, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन का ही तो ये सिस्टम है, इसलिए इसको क्या बोला गया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला गया। ठीक है सर। इट इज द रोटेशनल वाटर एलोकेशन सिस्टम दैट कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वेलिटी। वाराबंदी इज द उर्दू का वर्ड है, अरेबिक नहीं, उर्दू वर्ड है। वार का मतलब होता है टर्न, एंड बंदी का मतलब क्या होता है, बंदी का मतलब होता है फिक्स्ड। क्लियर? सो वाराबंदी मींस रोटेशन ऑफ वाटर। क्या, रोटेशन ऑफ वाटर सप्लाई टू अ फिक्स्ड शेड्यूल। एक फिक्स्ड शेड्यूल बना लिया, उसके हिसाब से ही पानी का रोटेशन कर रहे हैं। क्लियर? इन द वाराबंदी सिस्टम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ फ्लो ऑफ वाटर कॉल्ड वाटर अलाउंस। जो फ्लो वाटर का हो रहा है उसको क्या बोलते हैं सर, वाटर अलाउंस बोलते हैं। which is generally in between the supply and demand requirement is allocated to each unit of cultivable command area. The distribution of water in the वाराबंदी system is a 2-tier operation. क्या है, यही तो सवाल देखो, थ्योरी से ही सवाल समझ पूछ लिया गया।
टू टीयर मेथड है, ठीक है, मैनेज्ड बाय टू सेपरेट एजेंसीज, दो एजेंसीज मैनेज कर रही हैं। द सप्लाई इन द डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड, यहां से पूछा जा सकता है डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटर कोर्ट्स में कौन मैनेज करता है, स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्ट्स तक, ये भी पूछा जा सकता है, क्लियर है। और द कल्टिवेटर्स देमसेल्व्स मैनेज द फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम एन आउटलेट से एंड फ्लोइंग इनटू अ वाटर कोर्स इन द सेकंड स्टेज ऑफ द वाटर मैनेजमेंट। सेकंड स्टेज वाटर मैनेज कौन करता है, फार्मर करता है। तो दो स्टेज ये है, ये बाराबंदी के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहां पर हमारा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा, मैंने रिपीटेड क्वेश्चन को अलग करके एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको करा दिए। नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे सॉइल रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, आपको रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट चैप्टर में आप बिना रिवीजन के मत आना, अच्छे से पढ़ लेना, उसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर हमारा ये सेशन खत्म होता है, ओके। अब देखिए ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमें पूरा कोर्स पढ़ना है, क्योंकि हम क्या हैं, अभी फ्रेशर हैं, हमें सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, तो हम उनसे बोलेंगे कि अभी आप किसी भी एग्जाम के पीछे मत भागो, एक एग्जाम की मतलब सिविल इंजीनियरिंग को टारगेट करो, पहले पूरा अपना क्या फोकस बनाओ कि पूरा कंटेंट आपको पढ़ लेना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, विजय बैच लॉन्च किया, इसमें ऑल AE का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लियर। उसके बाद बैच 1 जो SSC JEE 2024 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बैच 1 अवेलेबल है। प्रहार बैच किसके लिए है सर, ये बैच है जो MPPSC AE के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इसमें MP के और सिविल इंजीनियरिंग का पूरा पोर्शन मिल जाएगा, क्लियर। RRB JEE जो RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ तेजस बैच में आपके लिए मिल जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद अगर आपको जो इंजीनियर को सबसे बड़ी समस्या होता है GK GS में, तो उसके लिए नॉन टेक महापैक हमने कोर्स लॉन्च किया, इसमें पूरा नॉन टेक GK GS रीजनिंग मैथमेटिक्स सब कुछ एक जगह मिल जाएगा, ओके। अब ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हमने पढ़ रखा है लेकिन नए नए क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस कहां से मिलें, क्योंकि पेपर का लेवल तो हाई होता जा रहा है। तो उनके लिए हमने JEE एग्जाम्स वालों के लिए अभ्यास बैच लॉन्च किया, AE JEE एग्जाम्स के लिए क्या अभ्यास प्लस बैच लॉन्च किया। इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। इसमें 8000 प्लस क्वेश्चन है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। आपको यहां से क्या करना है, यहां से आप बहुत फायदा मिलेगा। TCS के सवाल, ESE गेट के ऐसे लेवल के सवाल जो पूछे जा सकते हैं, सब कुछ उसमें डाल के सीरीज बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो अब देखो ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमने पढ़ रखा है लेकिन कंटेंट ज्यादा है, हमें रिवीजन करा दो, तो आपके लिए 3 महीने के समय में हम टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ रिवाइज करा देंगे। कैसे, हमने फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया, जिसमें क्या है आपको क्रैश कोर्स के फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट बिल्कुल रिड्यूस नहीं किया, नोट मेकिंग टाइम को कम करके समय को हमने क्या किया है, कम कर दिया है, क्लियर। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब जो स्टूडेंट जो कहते हैं सर हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट, 1 या 2 सब्जेक्ट वीक हैं, तो क्या हम उनको सब्सक्राइब करके सिर्फ उनको ले सकते हैं? हाँ, स्टूडेंट के लिए ही हम काम कर रहे हैं, किसी एक भी सब्जेक्ट को आप सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, अपनी स्टडीज को कंप्लीट करिए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर, AEC प्लस एप्लीकेशन पर ये मिलेगा। AEC प्लस एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर पर, वहां जाइए, वहां पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, उस पर कॉल करके अच्छे से सेटिस्फाई होइए, तभी आप क्या करना, सब्सक्राइब करना या फिर सब्सक्रिप्शन लेना। मैं ये नहीं कहता हमसे पढ़ें, क्योंकि YouTube में इतना कंटेंट है कि आप भटक जाओगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करके जरूर पढ़ें। हमसे पढ़ो जरूरी नहीं, किसी के पास एनरोल होके जरूर पढ़ो। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, और समय अभी बहुत कीमती है, ना कि पैसा कीमती है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट में बताना है डाउट्स क्या हैं या फिर आप और क्या चाहते हैं, क्लियर। दूसरा, आप नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टीम आपको जगाने का भी काम करेगी कि भाई देख लो लेक्चर आ गया है, बैकलॉग मत करना, क्लियर। ये सब तो बातें रही फालतू, आपको क्या करके आना है, रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आना है, तभी आना क्लास में, अदरवाइज मत आना, क्लियर बात है। तभी आपको समझ में आएगा सॉइल रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट लेसन में मैं लेके आऊंगा, आपको वो पढ़ के आना है। चलिए, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन, टेक केयर, गुड बाय।